गुड मॉर्निंग। आज से आपकी बीए फर्स्ट ईयर की पॉलिटिकल साइंस की क्लासें मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले हम आज की क्लास में पहली क्लास में आपका सिलेबस क्या है वो डिस्कस करेंगे। दो पेपर आपके चलते हैं। पहला पेपर है राजनीतिक सिद्धांत का और दूसरा पेपर है, जैसा कि आप देख रहे हो, भारतीय शासन एवं राजनीति का। तो ये दो पेपर आपके लगते हैं और दोनों में 5-5 इकाइयाँ हैं आपके। अब पहला पेपर है, 500 इकाई से इक्वल क्वेश्चन आते हैं आपके, तो सभी का बराबर महत्व है और सबको आपको अच्छे से पढ़ना है। पहली इकाई है जो पहले प्रथम में राजनीतिक सिद्धांत। तो हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे कि सब कुछ राजनीति क्या है, सिद्धांत क्या है, सबके बारे में आगे की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या होता है, राजनीति क्या है, सिद्धांत क्या है, और फिर दोनों को राजनीतिक सिद्धांत क्या है टुकड़ों में बांट के देखेंगे कि राजनीति क्या होती है और सिद्धांत क्या होता है। राजनीति, राज और नीति, जो राज्य के कार्य से संबंधित गतिविधियां हो उसका अध्ययन राजनीति में किया जाता है। ये जो है उसका प्राचीन सिद्धांत चिर सम्मत, और जो क्लासिकल सिद्धांत था उसके बाद अभी मॉडर्न टाइम में राजनीति का व्याख्या में परिवर्तन हुआ है, तो वो भी हम देखेंगे। अब सिद्धांत क्या होता है, सिद्धांत किसे कहते हैं, सिस्टमेटिक स्टडी किसी चीज़ की या फिर उसमें रिसर्च करके थ्योरी देना, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। तो उसका अर्थ क्या है, प्रकृति, प्रकृति अर्थात उसका नेचर क्या है, उसमें क्या क्या किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे, और क्षेत्र की क्या क्या इनमें शामिल करेंगे। राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन हम क्या क्या चीज़ें शामिल करनी चाहिए। उसके बाद को जो आगे का आपका आ रहा है कि अध्ययन पद्धतियाँ, राजनीति को पढ़ने की कितने टाइप की पद्धतियाँ हैं कि किस किस पद्धतियों से इनका अध्ययन हुआ है। जैसे कि आप देखोगे दार्शनिक पद्धति है, कानूनी संस्थागत पद्धति है, इसी प्रकार आनुभाविक पद्धति है, ये सब कुछ पढ़ोगे। ट्रेडिशनल के अंतर्गत अध्ययन पद्धतियाँ व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के विशेष संदर्भ में पारंपरिक और आधुनिक दृष्टिकोण, मतलब अध्ययन पद्धतियों के दो दृष्टिकोण है, पारंपरिक और आधुनिक। आधुनिक में मुख्य रूप से दो है, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। व्यवहारवाद की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। राजनीति में कुछ नयापन देने के लिए, वैज्ञानिक बनाने के लिए विषय को वो आगे डिस्कस करेंगे। व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, राजनीति का अध्ययन किस प्रकार करता है ये। नेक्स्ट जो आगे की आपका इकाई दूसरी है वह है कि स्टेट, राज्य, राज्य क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, राज्य किसे कहते हैं हम, राज्य के लिए क्या चाहिए। जैसा कि आपने लास्ट 12th में पढ़ा होगा कि 4 अंग उसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्षेत्रफल, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, वो राज्य के लिए ज़रूरी है। राज्य उसी 4 चीज़ों के मिलकर राज्य बनता है। तो उसकी प्रकृति क्या होती है, स्टेट की नेचर किस टाइप का होता है। और राज्य का एक सिद्धांत है, बहुत से सिद्धांत है पर आपको इसमें एक दिया है उसका आंगिक सिद्धांत, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ द स्टेट, कि राज्य एक अंग के समान है मनुष्य के, जिसमें सभी अंग मिलकर काम करते हैं तभी उसका महत्व बना रहता है। तो ये राज्य का आंगिक सिद्धांत हम पढ़ेंगे। फिर राज्य के कार्य क्या है, राज्य को क्या क्या काम करने चाहिए, अपने क्षेत्र की रक्षा करनी चाहिए, भूभाग में रहने वाले लोगों को सामाजिक आर्थिक उत्थान करना चाहिए। परंपरागत तो था कि राज्य की बाहरी आक्रमण से राज्य को रक्षा करनी चाहिए। उसके बाद लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आई, वो भी हम पढ़ेंगे कि लोक कल्याणकारी अर्थात लोक कल्याण के काम करना राज्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। अपने भूभाग में रहने वाले नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और उनकी जीवन में गुणवत्ता लाना, तो ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। अब राज्यों का वर्गीकरण, कि राज्य कितने टाइप के होते हैं, तो उसमें एक ट्रेडिशनल वर्गीकरण था अरस्तु का, और अरस्तु ने तो जो लोग सत्ता में हिस्सेदारी लेते उसके आधार पर वर्गीकरण किया था। एक व्यक्ति है राजतंत्र, कुछ है तो कुलीन तंत्र, और बहुत से हैं तो लोकतंत्र। इसी प्रकार राज्य का वर्गीकरण क्या होता है, कितने प्रकार के राज्य होते हैं, उसमें अरस्तु का वर्गीकरण और जो मॉडर्न टाइम में वर्गीकरण चल रहा है वो हम पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर जो तीसरी इकाई है आपकी वो है संप्रभुता की अवधारणा, जो राज्य का एक आवश्यक अंग है। संप्रभुता 4 बताए थे अभी, क्षेत्रफल, भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। तो संप्रभुता उसका एक आवश्यक तत्व है राज्य का।
अब संप्रभुता क्या होती है, इसकी कंसेप्ट क्या है, संप्रभुता कहते किसे, और इसके आवश्यक तत्व क्या है, और संप्रभुता कितने प्रकार की होती है, वास्तविक और आभासी, डी जीरो और डी फैक्टो, वो पढ़ेंगे। फिर एक सिद्धांत सबसे प्रसिद्ध ऑस्टिन का संप्रभुता का सिद्धांत है, वो भी हम जानेंगे कि ऑस्टिन ने संप्रभुता का क्या सिद्धांत दिया था। उसके बाद जो राजनीति में बेसिक अवधारणा है, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और अधिकार, इनके बारे में हम जानेंगे कि ये किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, आधुनिक समय में इनका क्या मतलब है, क्या अर्थ है, ये सब कुछ हम देखेंगे। नेक्स्ट जो 4 इकाई है आपकी, चौथी इकाई, उसमें शक्ति, सत्ता, इनकी आधारभूत अवधारणाएं पढ़ेंगे। शक्ति क्या है, वर्तमान समय में शक्ति के कौन सा संदर्भ चल रहा है, सत्ता किसे कहते हैं, राजनीतिक संस्कृति क्या है, राजनीतिक विकास क्या है, राजनीतिक समाजीकरण क्या है, इनके बारे में हम बेसिक जानकारी पढ़ेंगे। जो लास्ट इकाई है आपकी पहले पेपर की है, वो लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसके क्या क्या मुख्य कमियां है, इसमें क्या क्या इसकी खूबियां है, वो हम देखेंगे। गुण और दोष, लोकतंत्र की अवधारणा और इसके गुण दोष। फिर मोंटेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भी हम देखेंगे कि शक्तियों का पृथक्करण, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्तियों का पृथक्करण किस प्रकार होना चाहिए, वो हम देखेंगे। कानून बनाना एक अलग हाथ में होना चाहिए, उसे लागू करने वाला दूसरा होना चाहिए, और उस पर सही गलत का निर्णय करने वाला तीसरे जगह होना चाहिए। तीनों एक जगह हाथ में केंद्रित नहीं होनी चाहिए, तीनों सत्ता एक जगह केंद्रित नहीं होनी चाहिए। फिर द्विसदनीय विधानमंडल। द्विसदनीय विधानमंडल अर्थात जैसा कि भारत में आप देखते हो लोकसभा और राज्यसभा, द्विसदनीय विधानमंडल की क्या अवधारणा है, अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व की अवधारणा, कि एक क्षेत्र में रहने वाली माइनॉरिटी की, जो हमारे सिस्टम चलता है फर्स्ट पोस्ट द फर्स्ट सिस्टम, वोटिंग सिस्टम है इंडिया का, तो उसमें और जो अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व है, इसके किस प्रकार इनको अच्छे से प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है कि इनकी सत्ता में हिस्सेदारी बन सके। फिर आनुपातिक प्रतिनिधित्व, जो कि हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाया जाता है और कई अन्य देशों में भी इसको चुनाव में यूज किया जाता है। इसके क्या क्या मुख्य गुण और क्या क्या मुख्य दोष है, तो ये आपका पहला टॉपिक था जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब इसके अलावा जो आपका इसमें जो मुख्य आपको किताब पढ़नी है वो ये है कि एक तो आती है आपकी ओपी गाबा की राजनीतिक सिद्धांत, वो पढ़नी है आपको। और दूसरी जो आप मुख्य रूप से पढ़ते हो वो ये पढ़नी है कि ओपी गाबा की आपको अगर बेसिक कंसेप्ट अच्छे से समझने हैं तो ये किताब बहुत बढ़िया किताब है। अगर आपको बेसिक अच्छे से तैयार करना है तो ये अच्छी किताब है आपके लिए। और इसके अलावा जो आपकी दूसरी किताब जो आप पढ़ोगे वो है आपकी राजनीतिक सिद्धांत, वो है आपकी पुखराज जैन की राजनीतिक सिद्धांत की थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी की बुक है पुखराज जैन की, तो वो आप पढ़ोगे। 2 किताबें आप ले सकते हो, दोनों में से कोई भी एक किताब आप चूज कर सकते हो। सेकंड पेपर है जो आपका भारतीय शासन एवं राजनीति। 12th में भी आपने पढ़ा होगा संविधान, उसी का आगे का विकास हम आगे आपके प्रथम वर्ष में पढ़ेंगे। तो इसमें भी 5 इकाइयाँ है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, सबका समान महत्व है। ये पेपर आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो इसको अच्छे से आपको करना, आगे लास्ट टाइम तक आपके काम आती है ये चीज़ें। भारत का संविधान बहुत अच्छे से पढ़ना आपको बहुत ही ज़रूरी है, भारत के नागरिक होने के नाते भी और एक आगे प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के पर्पज से भी आपके लिए। इसमें जो पहला इकाई है वो है कि संविधान सभा और भारतीय संविधान का निर्माण। संविधान सभा की रचना किस प्रकार हुई, किस एक्ट के थ्रू हुई, संविधान सभा में किस किस राज्य का कितना कितना प्रतिनिधित्व था, किस प्रकार का प्रतिनिधित्व था, प्रतिनिधित्व का आधार क्या था, ये सब हम पढ़ेंगे। और भारतीय संविधान का निर्माण हुआ उसमें क्या प्रमुख मुद्दे और दृष्टिकोण अपनाए गए थे,
संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ था, ये सब देखेंगे। उसके बाद उद्देश्य का अर्थात प्रस्तावना के बारे में कि प्रस्तावना में क्या लिखा गया है, इसके वर्ड कहाँ से लिए गए, इसमें कितनी बार संशोधन किया गया है, क्या वर्ड इसमें जोड़े गए थे 42 संविधान संशोधन से, अखंडता, एकता, ये शब्द, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, ये सब 3 शब्द 42 संविधान संशोधन से जोड़े गए थे। क्या उद्देश्य का संविधान का भाग है या नहीं है, तो ये सब हम देखेंगे। फिर प्रमुख विशेषताएं भारतीय संविधान की, वो भी हम जानेंगे। उसके बाद आपके मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य है। जो मूल अधिकार में कौन कौन से हैं, आर्टिकल 12 से लेकर आपके 35 तक मूल अधिकार भाग 3 में दे रखे हैं। उनमें क्या क्या मुख्य विचारणीय बिंदु है, सबके बारे में पढ़ेंगे ही, पर ज्वलंत मुद्दे हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं आपके भाग 4A में, जो 1976 में जोड़े गए थे, किस समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए थे। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। कोई 2 मूल कर्तव्य या फिर 5वां मूल कर्तव्य, सब आपको क्रम से याद होने चाहिए। फिर राज्य के नीति के निर्देशक तत्व जो भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। तो ये सब कुछ आपको पढ़ाऊंगा ही तो मैं, पर आपको नॉलेज होना चाहिए इस चीज़ का। आपने 12th में भी सब चीज़ें पढ़ी है, पढ़ते आ रहे हो, शायद 8वीं से लेकर आप लगातार पढ़ रहे हो इन चीज़ों को। मौलिक अधिकार, कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व तो पढ़ ही रहे हो आप, संविधान की विशेषता भी पढ़ रहे हो। इन चीज़ों को आपको मैं थोड़ा जो आपके BA के लेवल की होती है उस हिसाब से हम पढ़ेंगे। अब जो दूसरी इकाई है वो है संघीय कार्यपालिका। कार्यपालिका अर्थात विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने का काम, जो इम्प्लीमेंट करने का काम जो संस्था देखती है वो कार्यपालिका कहलाती है। उसमें कार्यपालिका के 3 भाग हैं मुख्य रूप से, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। इनकी क्या क्या शक्तियाँ हैं, क्या क्या कार्य है, तीनों में आपस का संबंध किस प्रकार है। राष्ट्रपति का पूरा पढ़ेंगे कि इसका चुनाव का तरीका क्या है, योग्यता क्या है, उसको हटाने का क्या तरीका है, ये सब कुछ हम देखेंगे। फिर संसद, जो कानून निर्मात्री संस्था होती है, कानून बनाने की संस्था। संसद में हमारा संसद द्विसदनात्मक है, लोकसभा और राज्यसभा। तो इनका गठन किस प्रकार होता है, इनकी शक्तियाँ क्या क्या है, ये हम देखेंगे। फिर जैसा कि पहले में आपने पढ़ा था शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत, तो उसमें उसने बताया था कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो न्यायपालिका है वो, अगर इनके द्वारा बनाए गए कानूनों में कुछ संविधान से असंगतियाँ है तो उनका निर्णय करने का अधिकार न्यायपालिका है। तो हम उच्चतम न्यायालय, उसका गठन किस प्रकार हुआ है, उसकी शक्तियाँ क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक सक्रियता का क्या कंसेप्ट है, ये हम देखेंगे। और चुनाव आयोग और चुनाव सुधार के जितने भी प्रयास हुए उनके बारे में हम देखेंगे। जो चौथी इकाई है वो संघवाद। संघवाद अर्थात केंद्र राज्य संबंध। हमारे देश में संघीय व्यवस्था है, द्विस्तर पर शक्तियों का विभाजन किया गया है, राज्य और केंद्रीय स्तर पर। तो उसमें संघवाद में हमारे राज्यों की स्थिति क्या है, दोनों में संबंध में क्या क्या नवीन प्रवृत्तियाँ आ रही है, दोनों में क्या क्या तनाव के बिंदु है, राज्य अपनी स्वायत्तता की मांग क्यों कर रहे हैं, राज्यपाल की संघीय व्यवस्था में क्या भूमिका है, इसकी हम चर्चा करेंगे संघवाद में। जो अंतिम इकाई है 5वीं आपकी, वो है भारतीय संसदीय व्यवस्था। ये आपने 12th में नहीं पढ़ी होगी ढंग से। इसमें थोड़े नए बिंदु है आपके कि बहुदलीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था में क्या किस प्रकार की व्यवस्था है हमारे देश में, संसदीय व्यवस्था कितने दलों को पार्टिसिपेट करती है, फिर किस प्रकार की चुनाव व्यवस्था है, क्षेत्रीय दल है, गठबंधन सरकारें है, अपराधीकरण है, राजनीति का, जाति है, निर्धनता उन्मूलन के कार्यक्रम है सरकार के, ये सब हम देखेंगे इस टॉपिक में आपके। इसकी जो आपको किताब लेनी है उसमें जो आपको आगे तैयारी करने के लिए कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के हिसाब से चाहिए, तो उसमें आपको एक किताब आती है आपकी भारतीय राज व्यवस्था, M. लक्ष्मीकांत की। ये किताब आपके लिए बहुत ही काम की किताब है, जो आगे आपके और पूरा सिलेबस भी आपका कवर करेगी। और कंपटीशन आपके
लॉन्ग टाइम तैयारी के लिए अच्छी किताब है। ये किताब आप खरीद लेना, अमेज़ॉन पर ऑनलाइन मिल जाएगी, अगर यहाँ पर नहीं मिलती है तो आपको जालोर में ऑनलाइन मिल जाएगी। भारतीय राज्य व्यवस्था, एम लक्ष्मीकांत की किताब है, बहुत ही शानदार किताब है आपकी, सब पक्ष कवर करती है आपके संविधान में और कंपटीशन एग्जाम में सारे इसी बुक से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अगर ये बुक आप लेते हो, ये तो लेनी है आपको, 100% लेनी है ये बुक। इसके अलावा एक किताब आती है आपकी भारतीय शासन एवं राज व्यवस्था, ये आती है रूपा मंगलानी की। ये किताब आपको ले सकते हो, आप दोनों में से कोई भी किताब ले सकते हो, पर ज़्यादा प्रीफर मैं करूँगा आई एम लक्ष्मीकांत की आपको पढ़ने के लिए। ये दो किताबें आप इसमें से कोई एक, और पहली वाली में से आप ओपी गाबा या पुखराज जैन की किताब आप ले सकते हो। अब इसमें इंग्लिश मीडियम का है तो भी एम लक्ष्मीकांत की किताब चलेगी। एम लक्ष्मीकांत की किताब तो किसी भी मीडियम में हो आपकी, अमेज़ोन से ख़रीद लेना आप, जालोर में तो मुश्किल ही मिलेगी आपको, नहीं है तो शानदार किताब आती है सबसे। और आपकी आगे की तैयारियों के लिए घर में बड़े भाई बहन है वो भी पढ़ सकते हैं इसको आप, तो ये किताब आपको लेनी है। और कल से मैं आपके विधिवत पहला इकाई का, पहले पेपर का पहला इकाई राजनीतिक सिद्धांत, उससे हम टॉपिक का स्टार्ट करेंगे अपनी पढ़ाई। तो आज की क्लास यहीं